जय हिंद स्टूडेंट्स। आज लेकर आए हैं हम वही टॉपिक का कंटिन्यूएशन जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे और आज कुछ आगे की लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में उनको देखेंगे, ये समझेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है वहाँ से क्वेश्चंस की। सब कुछ आज कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हुए चलते हैं कि हमने पुराने लेक्चर में क्या क्या कवर किया था जिससे एक फ्लो बन सके। सबसे पहले हमने ये समझा था कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। वो सारी प्रोसेसेस जो हमें जीवित रहने में, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, उन सारी प्रोसेसेस को हमने मिलाकर बोला था लाइफ प्रोसेसेस। और उसी के अंदर आया था न्यूट्रिशन, उसी के अंदर आया था एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन। यही सब हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन को देखा था, उसको समझा था। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन देखी थी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस, दैट इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस। हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो भी हम एक्वायर करते हैं फूड, उसको हमने बोला था न्यूट्रिशन। आगे हमने देखे थे न्यूट्रिशन के कुछ प्रकार जो कि थे हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉफिक। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं, केमिकल्स की हेल्प से अगर बना रहे थे तो हमने उनको बोला था कीमो ऑटोट्रॉप्स, और अगर वो बना रहे थे लाइट की हेल्प से तो हमने उनको बोला था फोटो ऑटोट्रॉप्स। लेकिन अगर हम आते हैं हेट्रोट्रॉप्स की तरफ तो उसमें भी हमने तीन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को देखा था। एक थे हमारे सैप्रोफिटिक जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट थे। वो क्या कर रहे थे, बाहर ही खाने को डाइजेस्ट कर रहे थे, बाहर ही ब्रेक डाउन कर रहे थे चीज़ों का, उसके बाद में उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। दूसरे हमारे टाइप थे पैरासिटिक जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हमारे सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, भले वो उसके ऊपर स्टिक्ड हो, भले वो उसके अंदर प्रेजेंट हो। उसके बाद में हमने देखे थे होलोजोइक, जिसमें आते हैं हम जो खाना इंजेस्ट करते हैं और हमारे शरीर के अंदर ही उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और फर्दर उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखा था हमने। ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक में हमने सबसे पहले पढ़ा था फोटो ऑटोट्रॉप, जिसमें हमने समझा था फोटोसिंथेसिस को, जिसमें सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर खाने में कन्वर्ट हो रहा था। किस तरह कन्वर्ट हो रहा था हमने एक एक चीज़ को समझा था। ये इक्वेशन थी। हमने उसके बाद में देखा था ये एक डायग्राम, ये डायग्राम किसका था, प्लास्टिड का डायग्राम था, जिसमें हमने थाइलाकॉइड्स को समझा था। थाइलाकॉइड्स जिनका एक स्टैक बना दिया था तो हमने उनको ग्रेना बोला था। ग्रेना में क्या हो रहा था, जो वाटर था उसका ब्रेकडाउन हो रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हवा में जा रही थी, हाइड्रोजन जो थी वो फर्दर स्ट्रोमा में जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर खाना बना रही थी। ये हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, उसके बाद में हमने स्टोमेटा देखे थे कि स्टोमेटा की हेल्प से, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, जिसकी हेल्प से हमारा वाटर एक्सचेंज होता है, सॉरी वाटर का लॉस जो होता है उसको हम बचाते हैं। हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो होता है। ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे बाद में। इसमें मदद करते हैं हमारे स्टोमेटा। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि अलग अलग मटेरियल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे मटेरियल्स भी जो है वो प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में उसको ज़रूरत होती है। बाद में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझा था। हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा को देखा था कि अमीबा किस तरह से सूडोपोडिया की हेल्प से न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है। हमने पैरामीशियम के एग्जाम्पल को समझा था जिसमें सीलिया प्रेजेंट थे। उसके बाद में हमने हमारा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, हमारा ह्यूमंस का सिस्टम शुरू किया था। यही हम आगे आज बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा था हमारा माउथ। माउथ में क्या हुआ था, माउथ में हमारे दो टाइप के डाइजेशन हुए थे। कौन कौन से हुए थे,
सबसे पहले तो हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेजेस पढ़े थे। हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेजेस कौन-कौन से पढ़े थे? सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाने को ग्रहण करना, इंजेस्ट करना, ठीक है? उसके बाद में हम आए थे डाइजेशन की तरफ। डाइजेशन का मतलब था उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। एब्ज़ॉर्प्शन मतलब वो जो छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया था, उन्हीं को ब्लड में एब्ज़ॉर्ब कर लेना, ठीक है? एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन मतलब कन्वर्जन इनटू एनर्जी। उसके बाद में आ गया था एजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया था। ये हमने देखा था। हमने देखा था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, ट्यूब जैसी प्रेजेंट होती है, माउथ से लेकर एनस तक जो होती है, और जो किसमें मदद कर रही होती है? हमारा जो हमने खाना लिया है न्यूट्रिशन की हेल्प से, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने में मदद कर रही है, और फर्दर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं हमारे ब्लड में, जो जा रहे हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों में एनर्जी देने के लिए, ठीक है? सबसे पहले हमने समझा था हमारा माउथ। माउथ में हमने क्या देखा था? माउथ में हमने देखा था 2 टाइप के डाइजेशन हो रहे थे, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कौन करवा रहा था? टीथ करवा रहा था। केमिकल कौन करवा रहा था? सलाइवरी अमाइलेज करा रहा था। मैंने ये बताया था सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च पे काम कर रहा था और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहा था। तो इसका मतलब हमारे माउथ में सबसे पहले किस चीज़ का डाइजेशन शुरू हो रहा है? सबसे पहले डाइजेशन शुरू हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। हमने टीथ को समझा था, टूथ के पूरे एनाटॉमी को समझा था, इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एनामल, डेंटिन, पल्प, सीमेंट। उसके बाद में हम लोगों ने पूरे टीथ के सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको पढ़ा था। फिर हम आए थे ईज़ोफेगस की तरफ। ईज़ोफेगस का क्या काम था? एक मस्कुलर ट्यूब था जो माउथ से लेकर स्टमक तक खाना पहुंचा रहा था। बस इसका इतना ही काम था। किसकी हेल्प से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, इस तरह से मूवमेंट्स हो रहे थे मसल में और वो खाना पहुंचा रहा था कहाँ तक? पेट तक खाना पहुंचा रहा है। 25 सेंटीमीटर तक लंबा ये हमारा ट्यूब था। उसके बाद में हमने पढ़ा था हमारा स्टमक। स्टमक में हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस, जिसमें सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के हमने फंक्शंस पढ़े थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, पेप्सिन, लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर, सबके फंक्शंस हमने डिटेल में कवर किए थे, ठीक है? ये पढ़ा था। उसके बाद में अब हम आगे आ गए हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। यहीं से टॉपिक हमें कंटिन्यू करना था। स्टमक के बाद में खाना जा रहा था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये इतनी स्मॉल नहीं होती, सबसे बड़ा ट्यूब होता है ये, लेकिन अब इसको स्मॉल क्यों बोला? अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी लेंथ में बड़ी है तो इसको स्मॉल क्यों बोला? क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, और ये इतने से रीजन में से गुरुड़ मुरुड़ करके पड़ी हुई होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है हमें ये देखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है? 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। जो स्टमक के बाद में सीधे खुल रहा है ना, वो होता है हमारा डियोडेनम, ठीक है? क्या होता है वो डियोडेनम? देखो, ये डायग्राम को एक बार देखो। क्या है? ये था हमारा स्टमक। ये क्या था हमारा? ये हमारा स्टमक था जहां से काइम आ रहा था। काइम मैंने क्या बताया था? बोलस तो सबसे पहले हमारे मुंह में जब सलाइवा घुल गया था खाने में, वो हमारा बोलस था, ठीक है? बोलस मूव किया हमारे पेट तक। पेट में क्या हुआ? पेट में हमारा फर्दर ब्रेक डाउन हुआ। फर्दर ब्रेक डाउन के बाद में हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोला काइम। हमने काइम बोला था ना, तो यहाँ से काइम जो है वो आ जाता है हमारे डियोडेनम में। वो ही आ रहा है हमारे डियोडेनम में। काइम के साथ साथ स्टमक से जो आ रहा है ना, उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें आ रही हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कौन सी? ये हमारा लिवर होता है, ठीक है? ये हमारा लिवर है। लिवर से आता है हमारा बाइल। क्या आता है हमारा? बाइल जूस आता है, ठीक है? अब ये जो लिवर से बाइल निकल के आ रहा है ना, ये स्टोर कहाँ होता है पता है? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है? लिवर से बाइल आया, गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर हुआ, बाद में आ गया हमारा डियोडेनम में, ठीक है? ये आ रहा है डियोडेनम में, स्टमक से आया डियोडेनम में, और हमारे पैंक्रियाज,
ठीक है। पैंक्रियास से भी पैंक्रिएटिक जूस आता है डिओडेनम में, ठीक है। क्या क्या आया डिओडेनम में? सबसे पहले आया स्टमक में जो हमारा काइम था वो, हमारे लिवर से जो बाइल आया, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर था वो बाइल आया, और पैंक्रिएटिक जूस आया। 3 चीजें आ रही हैं हमारी यहाँ पे। अब तीनों चीजों का हम फंक्शन समझने वाले हैं डिओडेनम में। डिओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो स्टमक के बाद सीधा खुल रहा है, ठीक है। चलो एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बिल्कुल मैंने बताया, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, अबाउट 20 फीट लॉन्ग, अबाउट 20 फीट तक लंबा होता है डिओडेनम, द रीजन विच फॉलोज द स्टमक, ठीक है। स्टमक के सीधे बाद कौन आता है? डिओडेनम, उसके बाद जिज्जुनम, उसके बाद ठीक है। फाइनली जो सारा का सारा डाइजेशन हो रहा है ना हमारा, जो हमारे मुंह से शुरू हुआ था, हमारे मुंह से कौन सा डाइजेशन शुरू हुआ था? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हुआ था। फाइनली जो पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है ना, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब कैसे कंप्लीट हो रहा है वो अपन आगे समझेंगे, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कंप्लीटली जो सबसे छोटे पार्ट्स में उसका ब्रेकडाउन पॉसिबल था वो सारा कंप्लीट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। देखो अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं ना, ये बताती हूँ। हमारे स्टमक से काइम आ रहा है, एसिडिक काइम आ रहा है, ठीक है। एसिडिक क्यों बोला? एसिडिक काइम हमारा आया स्टमक से, ठीक है। एसिडिक इसलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम कर रहा था? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को तो मार रहा था, साथ साथ में पेप्सिन जो एंजाइम था, जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर रहा था, उसको भी एसिडिक मीडियम की जरूरत थी। इसलिए HCl जो था वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था, जिससे वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। लेकिन डिओडेनम में हमारा जब ये डिओडेनम के अंदर आया, तब डिओडेनम में पैंक्रियाटिक जूसेस भी तो आ रहे थे, और पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनको चाहिए रहता है थोड़ा कम एसिडिक मीडियम। उनको एसिडिक मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उनको थोड़े बेसिक मीडियम की जरूरत होती है, कम एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। अब ये कौन करवाता है? ये जो कम एसिडिक मीडियम होता है ना, एसिड मीडियम को जो ये बेसिक में कन्वर्ट कर रहा है, वो करवाता है हमारा बाइल, ठीक है। एसिड मीडियम को लेस एसिडिक बनाता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? बाइल। जो बाइल जूस कहाँ से आ रहा था? ये लिवर से आ रहा था, ठीक है। क्या बोला मैंने? हमारा एसिडिक काइम आ रहा है, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस जो फर्दर डिओडेनम में आ रहा है ना, उसको अब एसिड वाले मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एसिड अगर आ रहा है तो एसिड को फर्दर न्यूट्रलाइज करने का काम करता है हमारा बाइल। और हमारा बाइल ना एक और काम कर रहा होता है, बाइल हमारा एक और काम कर रहा होता है। जो पैंक्रियाटिक जूसेस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स पे काम करने वाले ना, वो फैट मॉलिक्यूल्स अभी भी बहुत बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट ब्रेक्स डाउन। जो बाइल जूस है ना, ये ब्रेक डाउन करता है फैट मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है फैट मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि पैंक्रियाटिक जूसेस अब उस पर अच्छी तरह से काम कर पाए। और इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोला मैंने? इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस 2 काम कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस के काम को इजी बना रहा है, एक टर्म में हम ऐसे बोला जाए, ठीक है। क्या कर रहा है? सबसे पहले मीडियम को एसिडिक नहीं बना रहा है, सबसे पहले एसिडिक मीडियम जो था उसको खत्म कर रहा है। दूसरा ये कि वो फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस उसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाए, ठीक है। ये हमें समझना था। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for pancreatic enzymes. Alkaline का मतलब बेटा होता है बेसिक, ठीक है। एसिड्स बेसिस जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अभी ये समझो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एसिडिक मीडियम पे काम नहीं कर सकते, बेसिक मीडियम में वो काम करते हैं, ठीक है। और ये बेसिक मीडियम कौन बना रहा है? बाइल जूस, जो लिवर से आ रहा था, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था ना, वो मीडियम को एल्कलाइन मतलब बेसिक बना रहा होता है, ठीक है। A common pancreatic duct from the pancreas and liver opens into the duodenum. अब पैंक्रियास से और लिवर से जो ट्यूब आ रही है वो कंबाइन होकर डिओडेनम में जुड़ जाती है, ठीक है। अब और क्या लिखा हुआ है? फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स और बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स।
बाइल के एक और फंक्शन क्या था कि जो फैट आ रहा था ना, जो फैट के मॉलिक्यूल्स आ रहा था, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस उसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सके, और इसी को हमने बोला है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, सब कुछ उस तरह से हो रहा है जिससे आसानी से काम हो सके पैंक्रियाटिक जूस। Next, the pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin and lipase. ट्रिप्सिन क्या कर रहा होता है, जो हमारा पैंक्रिएटिक जूस है ना, उसमें हमारा ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा होता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर रहा होता है। किसका? प्रोटीन ब्रेक डाउन में मदद करता है। स्टमक में कौन सा एंजाइम मदद कर रहा था? पेप्सिन कर रहा था मदद। पैंक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है जो मदद करता है प्रोटीन के ब्रेक डाउन में, और लाइपेज, लाइपेज किस में मदद कर रहा होता है? जो इमल्सिफाइड फैट था, इमल्सिफाई किसने किया था? बाइल जूस ने इमल्सिफाई किया था। इमल्सिफाइड फैट का ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? लाइपेज। मतलब पैंक्रिएटिक जूस में दो एंजाइम्स पढ़ रहे हैं हम, एक ट्रिप्सिन, एक हमारा ट्रिप्सिन, और एक हो गया लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। लाइपेज क्या कर रहा है? इमल्सिफाइड फैट का ब्रेकडाउन। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, वो भी एक जूस सिक्रीट करती है, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स जो हमारे फाइनली सिक्रीट कर रही होती है, हमारी इंटेस्टाइन, डिओडेनम जो सिक्रीट कर रही होती है, वो फर्दर जो बचे हुए हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स के या प्रोटीन्स के या फैट्स के मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। ठीक है, क्या पढ़ा? देखो समझाती हूँ अच्छे से। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा ये डिओडेनम था। ठीक है, ये हमारा क्या था? डिओडेनम। डिओडेनम में कहाँ कहाँ से आ रही हैं चीजें? एक तो स्टमक से आ रही है। ठीक है, एक स्टमक से आ रही है, कलर चेंज कर लेते हैं। स्टमक से आ रही है, एक आ रही है हमारी पैंक्रियाज से। हमारा पैंक्रियाज से आ रहा है हमारा पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, और कौन सा कलर ले लें? पिंक कलर ले लेते हैं। और हमारा लिवर, लिवर से क्या आ रहा है? हमारा बाइल जूस आ रहा है। ठीक है, लिवर से हमारा बाइल आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से, और स्टमक से हमारा काइम। ये तीनों चीजें मिलकर आ रही हैं डिओडेनम में, और डिओडेनम में एक उसका खुद का एक जूस भी सिक्रीट होता है। ठीक है, जो इंटेस्टिनल जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर अल्टीमेटली सारा डाइजेशन खत्म कर रही हैं, अल्टीमेटली सारे चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रही है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रही हैं, जिससे अल्टीमेटली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और सेल्स पूरी बॉडी में जा सके एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, क्या क्या इन सब में पढ़ा था अपन ने? पैंक्रिएटिक जूस में अपन ने क्या देखा था? अपन ने ट्रिप्सिन देखा था जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा था, और अपन ने देखा था लाइपेज। ठीक है, बाइल क्या कर रहा था अपन का? बाइल मीडियम को एल्केलाइन कर रहा था और इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा था, फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा तोड़ रहा था, जिससे उसके ऊपर कौन काम कर सके? पैंक्रिएटिक जो जूसेस थे उसमें जो एंजाइम्स थे वो काम कर सके। फर्दर इंटेस्टिनल जूस जो था वो बाकी का पूरा डाइजेशन खत्म कर रहा था। यही है, ठीक है, यही है पूरा सार जो हमने अभी तक पढ़ा उसका। ठीक है, अब एक नई चीज है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें ही एब्जॉर्प्शन होना है। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या? हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तो बांट लिया सारे खाने को। ठीक है, अब उसको एब्जॉर्ब होना है, किसमें एब्जॉर्ब होना है? ब्लड में। ठीक है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू था, ब्लड क्या कर रहा था? अब जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे ना, इससे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे छोटे छोटे खाने के टुकड़े थे, उनसे न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएगा पूरे शरीर में, और पूरे शरीर के सेल्स में उसको लेकर जाएगा, और सेल में वही न्यूट्रिएंट्स एनर्जी बनाने वाले हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और ब्लड को दे देना कि लो भैया, अब ब्लड, अब तुम ले जाओ सारे पार्ट्स में। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग सेल्स में जब पहुंचा दिया जाएगा, तब यही एनर्जी बना लेंगे। तो ब्लड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर पहुंचा देता है पूरे शरीर में, जिससे एनर्जी बन सके। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर इतना सारा खाना एब्जॉर्ब होना है ना, तो उसकी सरफेस पे ये डायग्राम याद आ रहा होगा। ये डायग्राम मैंने बताया था जब हमने टिश्यूज पढ़े थे। सिंपल क्यूबॉइडल, सॉरी सिंपल कॉलमनर का एग्जाम्पल था हमारा ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने पढ़ा था। ठीक है, सिंपल कॉलमनर टिश्यू का, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होती है इसमें, किसमें होती है? विलाय में होती है। अब विलाय क्या होते हैं हमें ये समझ। ठीक है, देखो इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं,
ऐसी सरफेस स्मूथ नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन की, ऐसी सरफेस होती है। ऐसी सरफेस क्यों होती है? जिससे ज़्यादा जगह मिल पाए एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, ठीक है? बहुत सारी जगह मिल जाए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी जगह मिल गई ना, अब इसको अगर मैं खोल दूँगी एक थ्रेड की तरह, तो ये लंबा हो जाएगा इस वाली लाइन से, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया। ऐसे बहुत सारे विलाय फिंगर लाइक छोटे-छोटे प्रोजेक्शंस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे होते हैं, इन्हीं विलाय के अंदर होती हैं। जैसे ये विलाय है ना, तो यहाँ पे ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, रेडी हैं कि भैया हमें अब न्यूट्रिएंट्स दे दो, हम लेकर जा रहे हैं पूरे शरीर के पास में, ठीक है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं विलाय, ठीक है? ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यही समझाया मैंने, एक एक शब्द अब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? अब ये जो विलाय होते हैं इन्हीं में बहुत सारी ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं जो रेडी होती हैं सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके शरीर में पहुंचाने, ठीक है? चलो, अब अब क्या होता है कि हमारे जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं और मांसाहारी जो जानवर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और जो मीट खाते हैं, उन सब में ना स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है, क्योंकि जैसे अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो उनको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मीट वाले जो होते हैं, जो मीट खाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं लगता, इसीलिए उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थोड़ी कम होती है। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? हर्बीवोर्स व्हिच ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है? एनसीईआरटी की ही लाइन है कि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है, जिससे थोड़ा इजीली डाइजेस्ट चीजें हो पाए, ठीक है? उसके बाद में मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोला? क्योंकि इसका डायमीटर कंपैरेटिवली होता है बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी हमारी, अब ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? जो अल्टीमेटली एनस की तरफ जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, मैंने तो यही बताया था, कंप्लीट डाइजेशन तो हो चुका है। अब वो जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है ना, उससे पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। फर्दर जो उसमें पानी का जो कंटेंट है ना, उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी और सारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करवा देगी। इतना सा ही काम है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। क्या? कि इट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा हुआ था ना मटेरियल, उससे पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और फर्दर एनएस के थ्रू हमारा पूरा जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है? यही हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल था। हमने माउथ से लेकर ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फर्दर एनएस पे हमारा डाइजेशन खत्म कर दिया है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं। इट इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग, स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट तक लंबी थी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा कोलॉन। क्या होता है? कोलॉन। जैसे ऐसी कुछ दिखती है ना लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसी, तो ये जो रीजन था ना, इसको हमने बोला कोलॉन। ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। और फर्दर यहाँ पे आ जाता है हमारा रेक्टम, ठीक है? यही लिखा हुआ है। कोलॉन हैज 3 रीजन्स, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ, ट्रांसवर्स मतलब ऐसा, और फिर फर्दर डिसेंडिंग, ठीक है? अब ये जो असेंडिंग है ना, इसके यहाँ पे पास में होती है अपेंडिक्स। क्या होती है? अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस होता है ना, कभी कभार एकदम से पेट में बहुत तेज दर्द उठता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ये अपेंडिक्स ही होती है जिसका एकदम से साइज बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से होता है पेन। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक, ह्यूमंस में स्पेसिफिक कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल बोला जाता है, वेस्ट बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि इसका हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, ठीक है? उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपेंडिक्स के बारे में बता रखा है,
है। लार्ज इंटेस्टाइन हाउसेस मैनी यूजफुल बैक्टीरिया विच आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बहुत यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और यही रैक्टम ओपन हो जाता है हमारे एनस में, और एनस में होता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंस्टर। एक ओपनिंग टाइप की होती है, एक मस्कुलर ओपनिंग टाइप की होती है हमारे एनस में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। अब हम हमारी एक नई लाइफ प्रोसेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहले रेस्पिरेशन से दिमाग में क्या आता है? रेस्पिरेशन का मतलब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, नहीं, सिर्फ ये रेस्पिरेशन नहीं होता। समझते हैं कि किस तरह से ये मदद कर रहा होता है हमें एनर्जी देने में। ठीक है, ये हमने खाना खाया, ठीक है, मेरा फेवरेट बर्गर, ठीक है, हेल्दी नहीं है लेकिन पसंद है, बर्गर खाया, ठीक है, ये हमारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ था? डाइजेशन का मतलब हुआ था ब्रेक डाउन हुआ इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल था, उसमें ब्रेक डाउन हुआ छोटे छोटे पार्ट्स में। अब यही जो छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट होकर पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे ना, पूरे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर जा रहे थे, अब ये जो छोटे पार्ट्स थे उन्हीं का ब्रेक डाउन फर्दर होकर एनर्जी रिलीज होती है। फर्दर ब्रेक डाउन टू रिलीज ढेर सारी जी, ठीक है, ये ऐसा एनर्जी जैसा दिख रहा है, बहुत वाइब्रेंट सा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेशन। की सेल्स में जाके जो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब मैंने ये बोला कि डाइजेशन में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या फर्क है रेस्पिरेशन और डाइजेशन में? अब ये देखते हैं। देखो, डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब क्या हो रहा है डाइजेशन में? तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो रहा है कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, एक बार ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया ना खाना, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से एक बार वो एब्जॉर्ब हो गए और सेल्स तक पहुंच गए, तो सेल्यूलर लेवल पे होता है हमारा रेस्पिरेशन। सेल्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। सेल्यूलर लेवल पे जाके जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेल्यूलर लेवल पे हमारे न्यूट्रिएंट्स गए, ठीक है, सेल पे गए हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब वहां पे ये जो हमारा एब्जॉर्ब होकर खाना आया ना डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये एनर्जी में डिवाइड हो जाता है। ये फर्दर जाके जो एनर्जी दे रहा है उसी प्रोसेस को हमने बोला है रेस्पिरेशन। क्या बोला हमने? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। फॉर मतलब अल्टीमेट एम क्या है हमारा खाना खाने का? अल्टीमेट एम तो एनर्जी रिलीज ही करना है ना। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज हो। ठीक है, अब ये कि ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन क्या बोला मैंने? रेस्पिरेशन जो बोला मैंने वो बोला न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन सेल के अंदर, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज हो सके। लेकिन रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो तो ब्रीदिंग से ही आ रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं उससे जो ऑक्सीजन आया ना, उसी की मदद से खाना सेल में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ब्रीदिंग हमारा रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की मदद से खाना ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब ब्रीदिंग हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन लेना जिससे खाना टूट पाए। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ ब्रीदिंग हो गया। आगे का जो काम है कि वही ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है फूड को, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं।
रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी, और रेस्पिरेशन एक सेलुलर लेवल पे हो रहा है। ब्रीदिंग तो हमारा कौन करवा रहे हैं, लंग्स हेल्प करते हैं हमें ब्रीदिंग में, हमारे ऑर्गन लेवल पे हो रहा है, ठीक है। सेल लेवल पे कौन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। चलो, रेस्पिरेशन की ये हमने रेस्पिरेशन को समझ लिया। अब एक फटाफट से क्विक डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि रेस्पिरेशन बेसिकली डिफाइन किस तरह से किया जाता है। एक एक वर्ड को हम समझते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत तो है ही, अल्टीमेटली सारे ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स विद इन द सेल, सेलुलर लेवल पे हो रहा है ना, सेल्स में जाके न्यूट्रिएंट्स एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। इन दिस एनर्जी टीपी, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जब बताया था तब मैंने बताया था कि हमारी एनर्जी करेंसी क्या होती है। एनर्जी हमारी करेंसी, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, वो होती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। सेलुलर लेवल पे एटीपी बनता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज फर्दर यूज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो हमारा खाना हमारी एटीपी में कन्वर्ट हुआ है, अब इसी एनर्जी की मदद से सारा काम चल, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बेसिक क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने, किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन नहीं भी लेते हैं, हम उनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रीद किया, ऑक्सीजन लिया, उसी ऑक्सीजन की हेल्प से हमने जो खाना डाइजेस्ट किया है ना, उस खाने को हम ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर एनर्जी में सेल के अंदर। इतना सा है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो, रेस्पिरेशन अब हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एक होता है एनरोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, या फिर कभी कभी हमारे शरीर में ही जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तब ऑक्सीजन के बिना ही ब्रेक डाउन होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह से रेस्पिरेशन सेल में होता है, ठीक है। एक एक स्टेप जो है उसका, उसको हम समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ पाए एरोबिक कैसा होता है, एनारोबिक कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। देखो, अब क्या होता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, जब उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, सपोज ये हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें 6 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं। अब अगर इनका जो बॉन्ड है, जिससे एक कार्बन और दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटते ही एनर्जी रिलीज होती है। मतलब हमें फंडा समझ में आ गया, जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसे रिलीज हो रही है, ये बॉन्ड टूटने की वजह से हो रही है। तो हमारा पहला स्टेप ही जो होता है ना रेस्पिरेशन का, वो ये होता है कि इस ग्लूकोज को हमें कन्वर्ट करना होता है 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में, ठीक है। 3 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स, बीच वाला हमारा बॉन्ड टूट गया, मतलब एनर्जी रिलीज हुई इसमें भी, ठीक है। अब ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, इसको हम बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं हम इसको। ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन हमारा फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, ठीक है। इसको ग्लूकोज को हमने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन टू पायरुवेट। और ये जो प्रोसेस थी ना हमारी, ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का लाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, ये होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ हो रहा है ये ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था रेस्पिरेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेट ऑफ पायरुवेट। रुको यहाँ, पायरुवेट के साथ क्या होगा,
ठीक है। अब पायरुवेट के साथ जो भी होगा वो अलग अलग तरीके से होगा एरोबिक में और एनारोबिक में। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, पहला स्टेप तो होना ही होना है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आगे का जो सेकंड स्टेप है वो किस तरह से हो रहा है वही डिफाइन करेगा कि वो एरोबिक है कि वो एनारोबिक है। सेकंड स्टेप ही डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि पायरुवेट आगे किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, ये हमारा बताएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल भी बना सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एनर्जी के साथ में और पानी के साथ में। एक एक चीज को हम समझते हुए चलते हैं कि कब हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहला सबसे पहला आता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है पायरुवेट के साथ में ये देखते हैं, ठीक है। फेट ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट की किस्मत क्या होने वाली है यहाँ। देखो, अगर ऑक्सीजन होगा ना तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल था जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, हाँ वहीं हो रहा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से अब कैसे पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा ये हमें समझना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रुको मैं बताती हूँ। हमारा 3 मॉलिक्यूल वाला था, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला हमारा ये पायरुवेट था ना। अब ये ही डिवाइड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है डिवाइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है ना, अब ये तीनों, ये भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तीनों कार्बन अलग अलग हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, पानी देंगे और देंगे हमें ढेर सारी एनर्जी जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम ये पूरी रामकथा पढ़ रहे हैं, एनर्जी की वजह से। ये किस में हो रहा है, एरोबिक में हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो पायरुवेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो 3 कार्बन है ना ये भी तीनों अलग अलग हो जाएंगे। और मैंने क्या बोला था, अलग होंगे मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ठीक है। सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना और बनी एनर्जी, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं। ग्लूकोज जो था 6 कार्बन वाला था, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मिला दी उसमें तो अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट बना था, और पायरुवेट के बाद हमारा बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई स्कोप ही नहीं छूटता कि भैया नहीं हो पाया। एनारोबिक में जब ऑक्सीजन नहीं होगी ना तब पायरुवेट कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होती है और ढेर सारी एनर्जी आती है। सिंस कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है एरोबिक में, इसीलिए एनारोबिक से ज्यादा एनर्जी रिलीज। एनारोबिक एक बार समझते हैं फिर मैं ये पॉइंट बताऊंगी। देखो, एनारोबिक में क्या होता है, जैसे कभी कभार जैसे बहुत दिनों तक हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एकदम से सपोज जाके हमने एक्सरसाइज कर ली कि भैया आज तो जितने दिन भी एक्सरसाइज नहीं की ना सबका बदला आज एक ही दिन में लेंगे, आज बहुत सारी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। बाद में क्या होता है, पूरा शरीर टूटने लगता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं पूरे शरीर में। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की एकदम से कमी हो जाती है, शरीर एकदम से इतनी ऑक्सीजन नहीं ले पाता जितनी हम लोगों ने उसको इतने दिनों में तो एक्सरसाइज करवाई नहीं, हमारे शरीर को एकदम से करवा दी। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड आई। इतनी ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाई तो बिना ऑक्सीजन के ही अगर ब्रेक डाउन हुआ उसको हमने बोला एनेरोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें पता है क्या बन रहा है, उसमें बनता है लैक्टिक एसिड। जो हमें क्रैम्प्स आते हैं ना वो हमारे बनते हैं क्योंकि पायरुवेट से फर्दर बन जाता है लैक्टिक एसिड। पहला स्टेप तो मैंने बताया था सब में सेम होगा कि ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में, लेकिन वो जो पायरुवेट है वो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में बना लेगा
लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड ही है, ठीक है। पायरुवेट का फर्दर इतना अच्छे से ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा, पायरुवेट भी 3 कार्बन था, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन ही है यार, मतलब एनर्जी तो बहुत ही कम रिलीज होने वाली है, ठीक है। एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं एक बार। When there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway of breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted to lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. The buildup of lactic acid causes cramps, ठीक है। मतलब पहला स्टेप हमारा सेम था, ठीक है। पहला स्टेप मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट, ठीक है। अब जो अगला स्टेप था, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट ने लैक्टिक एसिड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाया, लैक्टिक एसिड बना लिया और कम एनर्जी रिलीज की, ठीक है। अगला देखते हैं। अब अगर पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे सपोज ईस्ट होता है ना, ईस्ट होता है जो हमें जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बेकरीज जो होती हैं उसमें हम ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर पायरुवेट है, पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल या फिर हम बोल सकते हैं इथेनॉल, ठीक है। ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। इथेनॉल हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड था? 3 कार्बन कंपाउंड था। इथेनॉल हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। 3 2 प्लस 1 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 1 क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, यही केक के बाहर निकलती है एकदम से। हमने केक में ईस्ट डाला, ठीक है, क्या बना? इथेनॉल बना, ठीक है। इथेनॉल बना और साथ में बनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो गैस एकदम से निकलती है तो थोड़ा स्पॉन्जी बन जाता है, जहां से भी गैस निकलती है वो कैनाल्स बन जाते हैं हमारे केक के अंदर, और इसीलिए केक में आ जाता है स्पॉन्ज। मतलब ये जो हमारी प्रोसेस थी, इसको जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या? ईस्ट जो है, जो हमारा ग्लूकोज को पायरुवेट और पायरुवेट को फर्दर इथेनॉल या अल्कोहल में कन्वर्ट करा है, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये हमारी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो बेकरी वगैरह में यूज होती है, ठीक है। ये भी एक एनारोबिक प्रोसेस है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है। मतलब हमने क्या पढ़ा? हमारा जो पायरुवेट था, जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड था, वो 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन है, या मतलब जिसको हमने बोला था एरोबिक, तो वो ब्रेक डाउन हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई थी यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारे शरीर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा था, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन था, इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे नहीं आएगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो ईस्ट में क्या हो रहा था? ह्यूमंस में तो भैया लैक्टिक एसिड बन रहा था, ईस्ट में बन रहा था इथेनॉल। क्या बन रहा था ईस्ट में? ईस्ट में बन रहा था इथेनॉल जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, प्लस यहाँ बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट 3 कार्बन था ना, 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस एनर्जी। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? जहाँ पे पायरुवेट पूरी तरह से टूट जाएगा, जहाँ पे सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, वहां मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, और वो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फेट ऑफ पायरुवेट समझ में आ गया? ये हमारा एरोबिक, और ये दोनों हमारे हो गए। ये हमारा था ह्यूमंस एनिमल्स में वगैरह में, और ये हमारा था, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स में, कि प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ये मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो किस में हेल्प कर रहे होते हैं? गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं स्टोमेटा। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये हम जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब उसमें मैं डिटेल में क्लियर करूँगी,
ठीक है? अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में हम रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं, तो जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है? उनके लिए पूरे टाइम एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होती है, 21% ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है? ये पूरे टाइम एटमॉस्फेयर में है, इसलिए हम आराम से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं? वो ले रहे हैं पानी में जो भी ऑक्सीजन घुला हुआ है उसकी मदद से, ठीक है? तो उनको थोड़ा मुश्किल होती है, इसीलिए वो थोड़ा फास्ट फास्ट रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसका अमाउंट कम हो सकता है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मदद से वो रेस्पायर करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज लो, ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है ना, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे कम होती है, इसीलिए द रेट ऑफ ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जो पानी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिससे जल्दी जल्दी ज्यादा आ पाए, इसलिए, ठीक है? क्या बताया मैंने यहाँ पे? दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उनके लिए एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि भैया इतनी ऑक्सीजन तो हमेशा ही रहेगी, आराम से सांस ले रहे हैं। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं। अब अगर उसको लेना है तो उनको थोड़ा फास्ट फास्ट रिस्पायर करना पड़ता है, फास्ट फास्ट ब्रीद करना पड़ता है उनको, ठीक है? चलो, अब हमारा आते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। हम ह्यूमंस में जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको हम समझते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें आते हैं, ये हम अब समझने वाले हैं, ठीक है? इस डायग्राम की तरफ देखो, नाक से हम सबसे पहले सांस लेते हैं, ठीक है? नाक से हमने सांस लिए तो हमारे नाक में मौजूद जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो म्यूकस होता है, वो मदद करता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल अगर है तो उसको बाहर निकाल दे। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहती है, हमारी नाक से लेकर जो हमारे विंड पाइप तक, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, सारे जो फॉरेन मटेरियल्स हैं या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकाल, ठीक है? अब क्या होता है, जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं ना, उन्हीं में ये सेल्स खराब हो जाता है, ठीक है? इसी की वजह से जो डस्ट वगैरह है वो फर्दर लंग्स तक पहुंच जाती है, और यही चीज़ें, बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, डस्ट, ये लंग्स तक पहुंच जाती है स्मोकर्स में, क्योंकि उनके हेयर सेल्स तो खराब हो गए, जो हमें बचा रहे थे डस्ट वगैरह से, लंग्स तक पहुंच जाती है, और फिर लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग कैंसर जैसी डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है? इसीलिए स्मोकिंग इज़ अ वेरी वेरी बैड हैबिट। कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हमारा हमारा बेसिक वो क्या है, एसेट क्या है हमारे, सबसे बड़ा हमारा खुद का शरीर है, ठीक है? इसी को हमें हेल्दी रखना है, ठीक है? हेल्दी हमारा शरीर रहेगा तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम कर पाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो पाएगी। इसीलिए हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी बैड हैबिट से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हमने पढ़ा नेज़ल कैविटी, ठीक है? नेज़ल कैविटी मतलब नेज़ल पैसेज, यहाँ से हमने सांस ली, ठीक है? सांस ली, हमारे हेयर सेल्स या फिर जो हमारे छोटे-छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। मैंने बताया था जब मैंने अलग अलग टिश्यूज़ पढ़ाए थे, तब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने सीलिया बताया था, वो भी हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को बाहर मूव करने में, ठीक है? उन्होंने हेल्प किया। उसके बाद में हम गए यहाँ पे, ठीक है? हम गए लंग्स की तरफ। अब क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया क्या होता है, हमारा विंड पाइप, जैसे हमारा ईज़ोफेगस हमारा फूड का पाइप था ना, वैसे ही ट्रैकिया जो होता है वो हमारा विंड पाइप होता है। अब इसके आसपास ना रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? एक ट्यूब है, उसके आसपास रिंग्स प्रेजेंट हैं कार्टिलेज की। क्यों प्रेजेंट है? ऐसा भी तो हो ही सकता था ट्यूब, इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब प्रेशर डेवलप होता है ना, प्रेशर की वजह से वो ट्यूब फट ना जाए, प्रेशर की वजह से उस ट्यूब को नुकसान ना हो, इसीलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उस ट्यूब को प्रॉपर प्लेस पे रखने में, उस ट्यूब को प्रिवेंट करने में, विद डेवलपिंग प्रेशर, प्रेशर से बचाने के लिए, उसको ट्यूब को प्रिवेंट करके रखने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हमारे विंड पाइप में। अब हम बढ़ते हैं हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है? लंग्स में जब हम ऐसे ट्री की तरह, जैसे हम ऐसे आए ना, तो ऐसे ट्री की तरह ब्रांचेस फैली हुई होती हैं, ठीक है? इस तरह से
ब्रांचेस फैली हुई होती हैं जो अल्टीमेटली हमें किसके पास पहुंचाती हैं, एल्वियोलाई के पास। ऐसे छोटे छोटे बलून्स होते हैं, ठीक है, सबसे छोटे बलून्स होते हैं। देखो काम क्या है हमारे लंग्स का, हमारे लंग्स का ये काम है कि अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन को पहुंचाना है हमें। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आया और अल्टीमेटली हमारा ऑक्सीजन इन ब्लड में पहुंचाना है। और ये ब्लड जो है ना वो खड़ा हुआ रहता है कि चलो एल्वियोलाई में अभी ऑक्सीजन आएगा, मैं उस ऑक्सीजन को लूंगा और सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एल्वियोलाई होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे बलून्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है और फिर यही ऑक्सीजन ले लेता है हमारा ब्लड। मैंने एल्वियोलाई में आप लोगों को बताया था कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, एक पतली सी लेयर होती है जिससे गैस फटाफट से ब्लड तक पहुंच पाए। और ब्लड जो होता है वो ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है एल्वियोलाई को और यहीं से फिर बाहर निकल जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आई अंदर, एल्वियोलाई ने दे दिया ब्लड को कि ये लो ऑर्गन्स तक पहुंचा के आओ। और ब्लड खड़ा हुआ था वहां पे वेस्ट लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, कि भैया ऑक्सीजन दे दो और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में छोड़ दो, ठीक है। तो एल्वियोलाई वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और लंग्स के थ्रू निकाल देती है एटमॉस्फेयर में। ये हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे लंग्स के बाहर प्रोटेक्शन कौन करता है, रिब्स करती है हमारी, ठीक है। ये रिब्स जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन करती हैं। और इन्हीं के बीच बीच में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन्हीं के बीच बीच में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे लंग्स के नीचे एक कार्टिलेजनस एक फ्लैप जैसा प्रेजेंट है, कार्टिलेजनस डायफ्राम प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिखते हैं, एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे लंग्स के नीचे वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, हमने सांस ली, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में ये समझ में, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम है हमारे लंग्स के नीचे, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं तब हमारी ये जो चेस्ट कैविटी है ना वो एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपैंड हुई, इसका मतलब जो हमारे रिब्स है ना, हमारी पूरी कैविटी है वो ऐसे आगे बढ़कर आती है। और ये जो डायफ्राम होता है, जो नीचे की जो हमने डायफ्राम मैंने आपको बताया है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे मूव कर लेगा, ठीक है। नीचे मूव क्यों करा, जिससे एयर यहाँ पे जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाए। जो लंग्स में स्पेस है हमें वो इंक्रीज करनी है जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। चेस्ट कैविटी बड़ी करनी है तो डायफ्राम ऐसे नीचे मूव करेगा, चेस्ट कैविटी ऐसी बड़ी हो जाएगी। हमने सांस ली, जब छोड़ी सांस तब वापस डायफ्राम अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा था जब इनहेल किया हमने, जब सांस ली तब ऐसा हो गया जिससे ज्यादा स्पेस आ पाए, फिर एक्सहेल करने के टाइम पे वापस ऊपर आ गया, वापस अपने नॉर्मल शेप में आ गया, ठीक है। ऐसा डोम लाइक होता है, कैसा होता है, ऐसा डोम लाइक होता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। समझ में आया, क्या समझाया मैंने, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, ठीक है, बड़ी होती है साइज में जिससे ज्यादा एयर आ पाए, है ना, इसलिए। तो डायफ्राम जो होता है, जो ऐसा डोम शेप का होता है, वो ऐसा हो जाता है कि हाँ भैया आने दो, बहुत सारी जगह चाहिए। और जैसे ही एक्सहेल करते हैं वापस ऐसा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स अल्टीमेटली एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन दे रहे हैं। ब्लड खड़ा हुआ था ना ऑक्सीजन के वेट करते करते, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कि ये वेस्ट ले जाओ, हमें ऑक्सीजन दे दो जिससे हम ऑर्गन्स तक पहुंचा पाए, ठीक है। तब ब्लड किसकी हेल्प से ले जाता है, ब्लड ले जाता है ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स में विद द हेल्प ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने कंधे पे और लेकर जाता है सारे ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। सारे ऑर्गन्स तक यही पहुंचा रहा है ऑक्सीजन। कौन पहुंचा रहा है, आरबीसी। आरबीसी में पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन आया लंग्स से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया और फर्दर सारे ऑर्गन्स को दे दिया, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट। एक फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। क्या था रेस्पिरेशन? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स आए थे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होके, है ना? उन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स को हमने सेल में जाके अल्टीमेटली एनर्जी में डिवाइड कर, ठीक है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को और ब्रेक किया। बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जब, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी आ गई जिससे हमारे सेल के सारे काम चलने हैं, ठीक है। ब्रीदिंग, जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है। इससे ऑक्सीजन आई और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी रिलीज होती है। हमने अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन देखे कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो, ठीक है। एरोबिक में हमने देखा था कि जो पायरुवेट होता है, सबसे पहला स्टेप रेस्पिरेशन का क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है, 6 कार्बन 3 कार्बन में आ रहा है। अब यही पायरुवेट अगर ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमने ज़्यादा भाग लिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब लैक्टिक एसिड बन रहा था और थोड़ी कम एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा था, यही पायरुवेट उसमें बन रहा था इथेनॉल, ठीक है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड था, वहां पे भी कम एनर्जी रिलीज हो रही थी। सबसे ज्यादा किसमें हो रही थी? जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे पायरुवेट कंप्लीटली टूट रहा था, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पे रहते हैं वो इजीली सांस ले पाते हैं, उनका रेट जो रहता है ब्रीदिंग का वो एक्वेटिक एनिमल्स से कम रहता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स को जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। उसके बाद में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जिसमें क्या होता है, नाक से सांस ली, ठीक है, ट्रैकिया तक गई, उसके बाद लंग्स तक गई। लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं जो किसमें मदद करते हैं? गैस के ट्रांसफर में। एल्वियोलाई के पास में हमारा ब्लड जो होता है वो खड़ा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कि एल्वियोलाई दीदी प्लीज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाओ एटमॉस्फेयर में और हमें दे दो ऑक्सीजन, जिससे हम सारे ऑर्गन्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचा पाए, ठीक है। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है ब्लड के थ्रू? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अपने कंधे पे लेता है और ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम समझने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन को, कि वो जो ब्लड लेकर जा रहा था ना ऑक्सीजन, और ब्लड के और भी तो चीज़ों को लेकर जाता है ब्लड, जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे जो एब्जॉर्ब हुए थे छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम ने ब्रेक किया था, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स को पूरे ब्रेन तक और सारे हमारे हाथों तक पैरों तक कौन लेकर जा रहा था? ब्लड ही लेकर जा रहा था। तो ब्लड क्या क्या कैरी करता है? ब्लड खाना लेकर जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन से लेकर जाता है कि बाहर निकालने के लिए, ठीक है, और ब्लड हार्मोन्स कैरी करता है। ये सब किस में आता है? ये सब आता है ट्रांसपोर्टेशन में। यही पढ़ने वाले हैं हम कि हमारा ये जो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक सारी चीजें लेकर जा रहा है, कैसे लेकर जा रहा है, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है वो होता है पानी का और मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का और खाने का। जो पानी और न्यूट्रिएंट्स का हो रहा था, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो करवा रहा था जाइलम, करवा रहा था। उसी को हमने बोला था एसेंट ऑफ सैप। उसको क्या बोला था? एसेंट, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था ना, रूट से लेकर ऊपर तक जा रहा था। जाइलम में यूनी डायरेक्शनल हो रहा था, उसको हम बोलते हैं एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाना, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ना, सब डिटेल में पढ़ेंगे। जो ट्रांसलोकेशन होता है वो होता है खाने का ट्रांसफर, और फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, ये बताया था मैंने, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो वो जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से होता है। ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सब याद आ रहा है? रिवाइज करते हुए चलना है। उसके बाद हम आते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ब्लड का तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू था, ठीक है। अब जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, और ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो किसकी हेल्प से फ्लो कर रहा है? एक फोर्स तो होनी चाहिए ना, ऐसे बहता तो नहीं रहेगा नॉर्मल। एक फोर्स होनी चाहिए जो उसे डायरेक्ट कर सके कि अब तुम इस ऑर्गन में जाओ, अब तुम यहाँ से लंग्स में जाओ। कौन पंप करता है ब्लड को?
हार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा वही है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड को एक प्रॉपर प्रेशर देने के लिए कहीं भी जाने के लिए कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है, ठीक है। अब ब्लड हमारा, हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था ना कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूरी कैविटी में खून फैला होता है। हम में वैसा नहीं होता, हम में प्रॉपर वेसल्स होती हैं जिनमें खून बहता है, वो है हमारी ब्लड वेसल्स, हम वो पढ़ेंगे। और ब्लड तो हमारा था ही कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्लड, ब्लड जब हमने पढ़ा था तब कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बताया था ना, कनेक्टिव, सारे कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स होती है। ब्लड की जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी? वो थी प्लाज्मा, ठीक है। देखो अब ब्लड में क्या क्या होता है ना, ये पूरा मैंने चार्ट बना रखा है, वही कंसेप्ट में आपकी तरह। पूरे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो तो बनाता है हमारा 55 से 60%। बाकी के हिस्से में क्या होता है? बाकी के हिस्से में होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो हमारे सेल्स हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? हमने प्लेटलेट्स पढ़ा था, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स पता है क्या होता है? आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम, ठीक है। नाम देखकर डरना नहीं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के फर्दर टाइप्स हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना है यार, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करा जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ये क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिनके ऊपर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स अगर होंगे तो उनको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, अगर नहीं होंगे तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं और न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एक ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 एग्जांपल्स, एक लिम्फोसाइट्स, एक मोनोसाइट्स। क्वेश्चन ऐसे आया था कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब अगर ये चार्ट याद रहेगा तो ये पता रहेगा ना कि न्यूट्रोफिल्स तो ग्रैन्युलोसाइट्स में आए थे और ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होते हैं। मैंने क्या बोला था? डिफेंस का काम कौन करते हैं? डिफेंस का काम हमारे शरीर में कौन कर रहा होता है? डब्ल्यूबीसी। इसीलिए सबसे अच्छा है ना हमारा डब्ल्यूबीसी, डिफेंस। हम भी तो डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे? फॉरेन एनिमीज से। फॉरेन एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है हमारा डब्ल्यूबीसी भी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? 2 प्रकार, एक होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक होता है हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 आते हैं, कौन कौन? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन आ रहे हैं? हमारे आ रहे हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो हमारी मैट्रिक्स थी उसमें क्या क्या होता है? उसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वेस्ट भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं हमारी प्लाज्मा में। और प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं ये याद रखने पड़ेंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये हमारे पूरे ब्लड का ना एक कंसेप्ट में आप समझ लो, या फिर ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोजिशन होता है, वो इसी तरह से याद रहेगा। इसको अच्छे से एक बार देख लो कि उसमें क्या होता है। सपोज मैंने एक टब लिया, ठीक है, एक टब लिया मैंने, उसमें पूरा उसको छोटी छोटी उसमें बॉल्स डाल दी, ठीक है। उन छोटी छोटी बॉल्स को समझ लो, जैसे ये सपोज मैंने टब लिया, ठीक है, इस टब में मैंने ये छोटी छोटी बॉल्स डाल ली अलग अलग प्रकार की, ठीक है। इसमें कुछ येलो भी डाल दी, ठीक है, और इसी में कुछ अपन ने वाइट भी डाल दी, ठीक है। ये हो गए हमारे सेल्स, ये क्या हो गए हमारे अलग अलग जो सेल्स हैं, और इसमें मैंने भर दिया पानी, ठीक है। ये पानी क्या है हमारा? ये पानी है हमारा प्लाज्मा। ये पानी क्या है हमारा? ये पानी है हमारा प्लाज्मा, और इसमें बहुत सारे सेल्स हैं हमारे, ये अलग अलग सेल्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज के अलग अलग प्रकार और आरबीसीज, ठीक है। इस तरह से इस चीज को समझा जा सकता है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमने पढ़ा ब्लड, ठीक है। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। जो हमारी प्लाज्मा थी, जिसको हमने मैट्रिक्स बोला था, ठीक है, द मैट्रिक्स,
ये 55 to 60% बनाती है हमारे पूरे ब्लड का, ठीक है। और इस प्लाज्मा का 91 to 92% तो सिर्फ पानी ही होता है। प्लाज्मा का 91 से 92% सिर्फ पानी होता है, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन्स कौन कौन से थे? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिन और एक और फिब्रिनोजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद में हार्मोन्स भी होते हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। किसमें होती हैं? प्लाज्मा में। यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ें थी, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी प्लाज्मा में। आगे बढ़ते हैं। ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का भी मैंने क्या बताया था कि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने कंधे पे लेता है। मतलब रेड ब्लड सेल्स का क्या काम हो गया? ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से लेकर हमारी पूरे शरीर में, ठीक है। और फिर एक रिटर्न ट्रिप भी मारते हैं वो। रिटर्न ट्रिप कैसे मारते हैं? ऑर्गन्स तक। देखो लंग्स थे, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आए ऑर्गन्स तक, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट था ऑर्गन्स का वो भी तो लेकर गए लंग्स तक। लंग्स के एल्वियोलाई के पास में खड़ा हुआ था ना ब्लड कि ले जाओ ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया हूँ ऑर्गन से, इसको प्लीज हवा में छोड़ दो, ठीक है, वेस्ट है ये, ठीक है। तो ये जो काम कर रहे हैं वो कर रही हैं आरबीसीज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की तो भैया ये है हमारी डिफेंस वाली सेल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस आया वैसे अपने आसपास के साथियों के साथ मिलकर एक आर्मी बना लेती हैं। आसपास के साथियों को सिग्नल भेज देती हैं कि यार एक फॉरेन एनिमी आ गया है, उसको भगाना है भैया, उसको खत्म करना है। आसपास के पूरे वाइट ब्लड सेल्स को सिग्नल दे देगी और अल्टीमेटली एक आर्मी बना के एक डिफेंस क्रिएट करके हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। अब कहीं भी अगर हमारा खून जमाना है, अगर जैसे सपोज मुझे यहाँ पे लग गई, खून बहने लगा, ठीक है, कंटिन्यूस खून बहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी, पूरा खून ही शरीर के बाहर निकल जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, खून जम जाता है ना अल्टीमेटली, उसके ऊपर बाद में एक स्किन फॉर्म हो जाती है। ये काम कौन करता है पता है? ये काम करती है हमारी प्लेटलेट्स। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, खून बहने को रोकना, ठीक है। किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम होता है। ये हमारे सारे ब्लड सेल्स के काम हो गए, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं हमारा प्यारा सा दिल, ठीक है। दिल के बारे में कौन नहीं समझना चाहता? भाई हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से हमारे पूरे ब्लड को पंप कर रहा होता है पूरे हमारे शरीर में। इसको अब समझते हैं एक एक करके, ठीक है। हमारे जो हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये हमने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया में। ये हमारे दिल में 4 कमरे होते हैं, ठीक है। 4 कमरे इस तरह से, अगर मैंने हार्ट को डिवाइड कर दिया तो इस तरह से वो 4 कमरे बना रहा होता है। ऊपर के 2 कमरे हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे के दोनों कमरों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, और राइट लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। 4 कमरे हैं इसमें, इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। राइट लेफ्ट, एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ऊपर वाले एट्रियम, ठीक है, याद कैसे रहेंगे? ए पहले आता है अल्फाबेट्स में, वी बाद में आता है, तो मतलब पहले ए, पहले एट्रियम आएगा, ऊपर कौन आएगा? एट्रियम, नीचे कौन आएगा? वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से होते हैं हमारे 4 कमरे दिल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है स्टार बना के? देखो इनके बीच में एक दरवाजा भी होता है, ठीक है। अब अगर ये दरवाजे में 2 गेट हुए अगर, तो हम उसको बोलेंगे बायकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व क्या करता है इसका फंक्शन मैं बाद में बताऊंगी। अभी ये याद रखो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 गेट्स होते हैं, लेकिन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 गेट्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये याद रखना है। 4 कमरे, ऊपर वालों को एट्रियम बोला, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोला, राइट लेफ्ट, ठीक है।
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब 3 गेट, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं 2 गेट्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम हार्ट की फंक्शनिंग को समझते हैं। देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा लंग्स है, ठीक है, इनको यहाँ पे लिख देती हूँ लंग्स। लंग्स से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, लंग्स ने क्या किया था, ऑक्सीजन लिया था। अब ऑक्सीजन जो था हमारा वो पल्मोनरी वेन, वेन क्या होती है हमारी, वेन हमारी जो होती है, वेन्स, आर्टरीज, ये सारी हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में काम करती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा यही ऑक्सीजन वाला ब्लड, कौन सा ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा आता है यहाँ, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये ब्लड यहाँ पे आ गया लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ से ये ब्लड आया नीचे, नीचे कहाँ पे, वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल में आने के बाद ये पूरा का पूरा ब्लड जाता है हमारा पंप होके ऑर्गन्स में। कहाँ आ गया, ऑर्गन्स में। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया हमारे हार्ट के अंदर, हमारे ऊपर वाले कमरे में। ठीक है, ऊपर वाले कमरे से ये गया नीचे वाले कमरे में 2 गेट के थ्रू। 2 गेट वाला मतलब बाइकस्पिड एक वॉल्व है। ठीक है, अब वॉल्व का मतलब यहाँ समझाती हूँ। एक वॉल्व मतलब ऐसा एक फ्लैप है। ठीक है, वो अगर ऊपर से नीचे एक बार ब्लड आ गया तो नीचे से वापस ऊपर नहीं जा पाएगा, ये बंद हो जाएगा। गेट खुला हुआ है, ऊपर से, ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में ब्लड आया और ये बंद हो गया। ठीक है, वापस ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट था, नीचे ब्लड आया और फिर नीचे से ही एओर्टा के थ्रू ये ब्लड चला जाता है हमारे सारे ऑर्गन्स में। एक बार ऑर्गन में ब्लड गया, ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले लिया ब्लड से और उसमें डाल दिया अपना सारा कचरा कि लो ये कचरा फेंक कर आओ। ठीक है, तो यहीं से ब्लड जाता है हमारा वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। अब ये गया हमारे इस वाले राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, हमारे राइट वाला जो ऊपर वाला कमरा था, अब ये वहां गया और वहां से जाके ये वॉल्व को क्रॉस करके नीचे वाले कमरे में आया और नीचे वाले कमरे से ये जाता है वापस हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। रास्ता वापस समझाती हूँ। ठीक है, रास्ता देखो वापस समझाते हैं, अलग अलग कलर्स से समझा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नहीं तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। क्या बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे 4 कमरे हैं। ये हमारा कौन सा था, 4 कमरे यहीं से बता दें, रुको, राइट, ये हमारा राइट, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे है हमारे लंग्स और यहाँ पे है हमारा ऑर्गन्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से बताऊंगी, प्योर खून है। ठीक है, वो आया यहाँ पे, कहाँ आया, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे आया लेफ्ट वेंट्रिकल और गया ऑर्गन्स के। ठीक है, अब ऑर्गन्स से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, वो हमारा गया राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से ये गया नीचे वाले कमरे में और नीचे वाले कमरे से ये चला जाता है वापस लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। ये है भाई रास्ता। ठीक है, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले लंग्स में कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। किसकी मदद से आ रहा है, देखो किसकी मदद से ये आ रहा था, पल्मोनरी वेन की मदद से आ रहा था। ठीक है, पल्मोनरी वेन की मदद से आ रहा था। उसके बाद जा कैसे रहा था सारे ऑर्गन्स में,
एओर्टा की मदद से जा रहा था। उसके बाद में यहाँ पे वेना कावा की हेल्प से ये ऑर्गन से आ रहा था वापस हार्ट में, और हार्ट से वापस जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सर्कुलेशन समझ में आ गया, इस तरह से हो रहा है। सबसे पहले ऊपर क्या था, लंग्स थे। लंग्स से हमारा आया सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में, यहाँ पे ऊपर वाले कमरे से आया नीचे वाले कमरे में, फिर गया पूरे ऑर्गन्स में। CO2 लिया, इस तरफ के ऊपर वाले कमरे में आया, फिर नीचे वाले कमरे में आया, फिर नीचे वाले कमरे से गया लंग्स में प्योरीफाई होने। इतना समझना है हमें। कौन कौन सी वेसल्स लेकर जा रही हैं, इनका नाम हमें याद रखना है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया हार्ट की, किस तरह हार्ट काम कर रहा था। अब हमें समझना है ब्लड वेसल्स को, कि अलग अलग प्रकार की कौन सी ब्लड वेसल्स। तो बेटा 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती, एक हमारी होती हैं आर्टरीज, एक हमारी होती हैं वेन्स, और एक हमारी होती हैं कैपिलरी। अब इनका क्या काम होता है, इनों के हम काम समझने वाले हैं। ये हमारी 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड बहता है, ठीक है, जिनमें ब्लड बहता है। इनको हम इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखो क्या कर रहा है, ये हमारा आर्टरी है। आर्टरी का काम होता है कि वो हार्ट से सारा का सारा जो भी ब्लड है उसको लेकर जाए अलग अलग ऑर्गन्स में। क्या काम होता है आर्टरी का, आर्टरी का काम होता है हार्ट से वो लेकर जा रही है ऑर्गन्स में, ठीक है। फ्रॉम हार्ट, टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। ये किसका काम होता है, ये काम होता है हमारा आर्टरी का, ठीक है। अब आर्टरी जब अलग अलग ऑर्गन्स में लेकर जाती है ना, तब वो इस तरह से डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। अब जो ये कैपिलरीज होती है ना, इनकी जो सरफेस होती है, इनकी जो ट्यूब्स की जो सेल की लेयर होती है, वो बहुत पतली होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है ऑर्गन्स तक, ठीक है। क्या कर रहा है, ये आर्टरीज जो थी ये ऑक्सीजन लेकर गई, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में इस तरह डिवाइड हो गई, एक जाल की तरह फैल गई, अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए छोटी छोटी हो गई, ठीक है, छोटी छोटी हो गई, पतली लेयर वाली हो गई, इन्हीं को हमने बोला कैपिलरीज, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचाया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बना लिया एक वेन जो हार्ट तक पहुंचाता है। अगर ऑर्गन से ऑर्गन टू हार्ट अगर पहुंचाना है तो कौन पहुंचा रहा है, हमारा वेन। ऑर्गन टू हार्ट किसका काम है, वेन। और अगर हार्ट से ऑर्गन काम है तो वो है आर्टरी का। बीच में अगर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होते हैं ये किसी भी ऑर्गन में, तो उनको बोला जाता है कैपिलरीज। अब इसको ही समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आर्टरीज, arteries are the vessels which carry the blood away from the heart to the various organs। हार्ट टू ऑर्गन अगर होगा तो वो होगा आर्टरीज की मदद से, ठीक है। उसके बाद में अगर ये हार्ट से किसी भी ऑर्गन तक ले जा रही है, हार्ट क्या कर रहा है, जोर जोर से पंप कर रहा है, ठीक है। हार्ट ऐसा मस्कुलर ऑर्गन रहता है, इतना ही बड़ा होता है, हमारी फिस्ट, हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है हमारा हार्ट। अब ये कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर ये पंप कर रहा है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर में ब्लड निकल रहा है, ठीक है। इतने प्रेशर से ब्लड निकलता है तो जो भी ब्लड वेसल्स उस ब्लड को लेकर जा रही हैं, जो कि आर्टरीज हैं, मैंने बोला था ना आर्टरीज लेकर जा रही होती हैं हार्ट से, तो इन आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो बहुत इलास्टिक होती है, जिससे वो इतने प्रेशर को झेल सके, और बहुत मोटी होती हैं, ठीक है। बहुत मोटी वॉल होगी और इलास्टिक वॉल होगी जिससे वो इतने प्रेशर को झेल सके। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। भैया इतना प्रेशर आ रहा है, हार्ट ऐसे कंटिन्यूसली धड़क रहा है, पंप कर रहा है, प्रेशर आया, झेलना किसको है, आर्टरीज को झेलना है, इसीलिए उनकी थिक इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे वेन्स की, तो वेन्स क्या काम कर रही थी, वेन्स हमारे ब्लड को लेकर जा रही थी ऑर्गन से हार्ट की तरफ। आर्टरीज क्या कर रही थी, हार्ट से लेकर जा रही थी ऑर्गन्स की तरफ, और वेन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गन से लेकर जा रहे हैं ऑर्गन टू हार्ट। बस इतनी सी 2 लाइनें याद रख लोगे तो स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आर्टरीज और वेन्स का।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड अब समझ में आएगा। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। सिंपल। इसीलिए वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो आर्टरीज के कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है, क्योंकि आर्टरीज को तो जरूरत होती है मोटे उसकी मोटी वॉल्स की, इलास्टिक वॉल्स की, लेकिन वेन्स को इतनी मोटी वॉल्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इतने प्रेशर से ब्लड नहीं आ रहा होता है यहाँ पे ऑर्गन से। ठीक है, उसके बाद में ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, यही बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको अपन ने बोला था कैपिलरीज। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान में रखना। वेन्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। हार्ट में वॉल्व्स क्या काम कर रहे थे, हार्ट में हमारे जो वॉल्व्स होते हैं ना, वो काम कर रहे थे कि हार्ट में नीचे वाले कमरे से ऊपर वाले कमरे तक वापस ब्लड ना जाए। एक फ्लैप की तरह था, एक डोर की तरह था जो बंद हो जा रहा था। उसी तरह वेन्स में भी वॉल्व्स होते हैं, जिससे ब्लड एक डायरेक्शन में मूव करे, वापस मुड़ के ना आए। ठीक है, इसीलिए वी से वेन्स, वी से वॉल्व्स, इस तरह से तुम याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। हमने दो काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात की थी, एक हो जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक था लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम क्या होता है, ब्लड जब ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है ना, तब थोड़ा बहुत प्लाज्मा, थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाता है। ठीक है, यही जो कंटेंट रहता है ना, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड का ही दूसरा नाम है लिम्फ। क्या नाम है, lymph। ठीक है, lymph or tissue fluid through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the tissue। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ, और ये फ्लो होता है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। लिम्फ में बस इतना सा समझ लो कि ब्लड वेसल से थोड़ा बहुत टिश्यू फ्लूइड, जो मतलब जो फ्लूइड है वो बाहर निकल के आता है टिश्यूज में, वो फ्लो होता है अलग वेसल्स में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं बड़े बड़े, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, ये ही बस इतना ही समझना है हमें लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आएगा हमारा प्लांट्स में, जो खाना हमारा प्लांट्स में ट्रांसफर हो रहा था वो हमारा आ रहा था ट्रांसलोकेशन में, और ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हमने शुरुआत करी थी यहाँ से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो हो रहा था जाइलम और फ्लोएम की मदद से। जाइलम किस में हेल्प कर रहा था, वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में। फ्लोएम किस में हेल्प कर रहा था, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। उसके बाद में हम आते हैं ह्यूमंस की तरफ। ह्यूमंस में क्या हो रहा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये दो टाइप के सिस्टम्स यहाँ पे थे। हमने शुरुआत करी थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हमारा खून होता है, बहता किसमें है, ब्लड वेसल्स वो होता है, और हार्ट जो पंप कर रहा है हमारे पूरे ब्लड को वो होता है। एक एक करके हमने सारी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने ब्लड देखा था, ब्लड में हमने देखा था प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो हमारी मैट्रिक्स थी, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हमारे अमाइनो एसिड्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन्स थे। प्रोटीन्स कौन कौन से थे, एल्ब्यूमिन था, फिब्रिनोजन था, और था हमारा ग्लोबुलिन। उसके बाद में हमने गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजन वेस्ट, ये सारे देखे थे। प्लाज्मा 55 to 60% बनाता है हमारे पूरे ब्लड का। इसमें से खुद ही इस 55 to 60% में 90% तो पानी ही होता है, बाकी जो सारा सामान प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लाज्मा के सिवा इस टब में हमने क्या भरी थी, अलग अलग बॉल्स, जिनको हमने बोला था सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, हमारे होते हैं WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। आरबीसीज का क्या काम था, आरबीसीज का हमने काम समझा था, उसमें हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था। डब्ल्यूबीसीज डिफेंस में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसीज के दो टाइप्स बड़े थे, एक था हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स और एक था हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन आ रहे थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसमें क्या कौन कौन आ रहे थे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और
मोनोसाइट्स, ये याद रखेंगे। उसके बाद में एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी को भी बोलते हैं और ल्यूकोसाइट हम डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, ये याद रखेंगे। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया, तीनों के फंक्शंस हमने देख लिए। फिर हमने देखा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के 2 एट्रियम और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद में हमने समझा था कि यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, बाइकस्पिड वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइट्रल वॉल्व। और ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। 3 गेट्स समझ लो, यहाँ पे 3 गेट्स हैं, यहाँ पे 2 गेट्स हैं। ये जब ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे वाले कमरे में, तब ये सब बंद हो जा रहे थे जिससे वापस ना जा पाए। ठीक है, ये समझ में आया था। उसके बाद में हमने ये देखा था, रास्ता देखा था, फिर से रिवाइज करते हैं। लंग्स जो थे वो ऑक्सीजन को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रहे थे। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन जो था वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे वाले कमरे में, फिर गया ऑर्गन्स में। ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड आया, इस तरफ के ऊपर वाले कमरे में गया, नीचे वाले कमरे में आया और अल्टीमेटली गया लंग्स में। ठीक है, लंग्स के थ्रू फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कौन कौन लेकर जा रहा था, इनके नाम याद रखना। ठीक है, वेन्स का मैंने बताया था ना, वेन्स क्या करती हैं? वेन्स हार्ट की तरफ लेकर आती है, मतलब लंग्स से लेकर आई है हार्ट की तरफ। कौन सी? पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊं यहाँ पे, वेन्स में हमने पढ़ा था कि वो किसी भी ऑर्गन से ब्लड लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। ठीक है, और ऑर्गन्स हमेशा ऐसा ही ब्लड देते हैं जिसमें कचरा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन ये एकमात्र अकेली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि ऑर्गन हमारा लंग है जो प्योरीफाई कर रहा है। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक अकेली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे आया एओर्टा, अल्टीमेटली लेकर गया इसको ऑर्गन्स में। फिर यहाँ से वेना कावा के थ्रू ये हार्ट में वापस आया नीचे वाले कमरे में। और आर्टरी, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये एकमात्र आर्टरी है जो कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। ठीक है, बाकी तो आर्टरीज हमारी हार्ट से ही ब्लड लेकर जाती है। कैसा ब्लड लेकर जाती है? ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, उसके बाद में हमने ब्लड वेसल्स की बात की थी। हमारी 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। जो हार्ट से ऑर्गन में ले जा रही हैं वो थी हमारी आर्टरीज, हार्ट से लेकर जा रही हैं, पंप कर रहा है हार्ट, प्रेशर से आ रहा है ब्लड, इसीलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। उसके बाद में हमारी आती हैं कैपिलरीज। आर्टरीज जब ऑर्गन में जा रही थी, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आर्टरीज जब ऑर्गन में जा रही थी तब वो बहुत सारी उसमें डिवाइड हो गई ब्लड वेसल्स में, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, जिनको हमने बोला कैपिलरीज। इन्होंने फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जुड़ गई, बड़ी सी वापस एक ब्लड वेसल बना ली जिसको हमने बोला वेन। और यही वेन ऑर्गन से लेकर जा रही है ब्लड वापस हार्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद में हमने लिम्फ पढ़ा। लिम्फ कुछ भी नहीं था, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में चलने वाला एक सिस्टम है, जहाँ पे ब्लड वेसल से थोड़ा बहुत जो फ्लूइड बाहर निकल जाता है, उस फ्लूइड को हम, जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उस फ्लूइड को कैरी करने वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम और फ्लोएम में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे हमारे अंदर हार्ट पंप कर रहा है, उसी तरह प्लांट्स में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है, ऐसी कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी मदद से फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसके बाद में अल्टीमेटली हम आखिरी लाइफ प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो कि है एक्सक्रीशन। ठीक है, किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स हमारे बाहर निकलते हैं शरीर के, हम उसको पढ़ेंगे और वहीं खत्म हो जाएगा हमारा लाइफ प्रोसेसेस का ये सबसे प्यारा सा चैप्टर। आखिरी में हम कवर अप करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज करें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अप टू हियर। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड स्टे happy. Take care of yourselves. Okay, till then, bye-bye.